बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ 11th केमिस्ट्री सब्जेक्टिव सोल्यूशन, जिसमें हम फेडरल बोर्ड सेकंड एनुअल 2022 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और इसके हमने सेक्शन बी के फर्स्ट 10 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया था। नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, solids generally have high density than liquids, but why does ice have lower density than water? Review the factors. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि आइस की डेंसिटी लोअर क्यों होती है बल्कि जैसे कि अदर सॉलिड्स की डेंसिटी हायर होती है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने लिक्विड से आइस में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं और जो जो चेंजेस वाटर के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं तो उसको हमने डिस्कस करना है और फिर ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से आइस जो है वो लेस डेंस हो जाती है। और ये सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हमने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर डिस्कस करना है। तो इसको देख लें, आपने लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने बताना है कि व्हेन वाटर कूल्स फ्रॉम रूम टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज। ठीक है, ये सिंपल बात है, आपको पता है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, और ये फार्मूला आपको बता रहा है, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो मींस कि जब हम वाटर का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। द डेंसिटी ऑफ वाटर कॉन्टीन्यूज़ टू इंक्रीज टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी 25 यानी रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते वाटर की डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, below 4 degree centigrade tetrahedral molecules of water arrange themselves in a rigid but open hexagonal structure। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें अभी आपको मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। यानी ये वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अब हार्ड होना शुरू हो गया, रिजिड स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो गया। रिजिड बट हार्ड बट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज करना शुरू कर देंगे और ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और जैसे कि हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और इन दोनों की वजह से रिजल्टिंग इन अ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको बता रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर कम करेंगे रिजिड ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। और ये किस वजह से बन रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से, और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ सकते वाटर मॉलिक्यूल्स। और लास्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज अप टू 9%। ठीक है, और रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ आइस। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले लिक्विड में तो दूर दूर थे, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर मैं इनको इस तरह से डॉट से शो करूं, ठीक है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, ठीक है, इस तरह, लेकिन जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम करते जा रहे थे, ठीक है, वो करीब आ रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ सकते, ठीक है, बस इतना करीब आए हैं। अब उसके बाद क्या है, जब हम और ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये अगेन थोड़े से दूर जाएंगे क्योंकि अब इन्होंने अपना एक ख़ास रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यानी ये जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अब दूर जाएंगे क्योंकि इन्होंने दूर जाके प्रॉपर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रिजिड स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस तरह से लार्ज एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी और जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो आइस का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यही 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. Ionic crystals contain the array of cations and anions bonded through ionic bonds. Briefly discuss the factors which affect the shape of an ionic crystal. ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपने जो है वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसकी वजह से शेप ऑफ द आयनिक क्रिस्टल जो है वो चेंज हो रही है या हो सकती है। ठीक है,
तो उसमें हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन में तो 5 नहीं है, 3 ही हैं। तो देखें अब आपको 2 रेफरेंस बुक्स भी दी गई हैं, ठीक है, KP की और बलूचिस्तान की। तो आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन में देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेडियस रेशियो और पुअर कंडक्टिविटी के 3 फैक्टर्स हैं, और 2 एडिशनल फैक्टर्स जो हैं वो KPK की बुक में मिलेंगे आपको, ठीक है। बलूचिस्तान में भी सेम यही 3 फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया। अब आपने एक एक लाइन में इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते जाना है कि किस तरह से ये शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ionic crystals are held together by strong electrostatic force of attractions between cations and anions. These forces give well-defined geometric shapes to ionic crystals. ठीक है। अब होता है क्या कि अब डिपेंड करता है कि आइंस के ऊपर, यानी जैसे सोडियम आइन है तो उसके ऊपर +1 चार्ज है, कैल्शियम आइन है तो उसके ऊपर +2 चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट चार्जेस ऑन कैटन एंड एनाइंस, उनके दरम्यान में डिफरेंट जो स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो सकती हैं, और उसकी वजह से उनकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप्स होंगी, ठीक है। जैसे कि NaCl की हमें पता है क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट है रेडियस रेशियो। The shape of an ionic crystal depends upon the radius ratio. अब ये रेडियस रेशियो पे भी डिपेंड करती है। अब रेडियस रेशियो हम फाइंड कैसे करते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ कैटाइन टू एनाइन, ठीक है, यानी दोनों कैटाइन और एनाइन के रेडियस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस रेशियो आ जाएगी, और उसका एक प्रॉपर हमारे पास टेबल है कि अगर रेडियस रेशियो जो है वो 0.155 से लेस होगी तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है, साथ कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी लिखे हुए हैं। और जैसे कि हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl का रेडियस रेशियो जब यानी सोडियम आयन का जो रेडियस है उसको क्लोराइड आयन की रेडियस से डिवाइड किया गया तो 0.414 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है, 0.414 से 0.732 तक अगर रेडियस रेशियो होगा तो एक्ट्राहाइड्रल और क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। तो ये आप इनमें से कुछ रेशियोज़ जो है वो याद भी कर सकते हैं उसमें मेंशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब यहाँ पर आप देखें अब ये क्यूबिक में ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी शो कर रहा है। तो ये तो आपको पता चल रहा है ना कि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी ये 1 2 3 4 और 4 जो है वो प्लेन में है एटम्स, ठीक है, और एक सेंट्रल एटम है, और फिर एक टॉप पे और एक बॉटम पे, ठीक है। तो ये 4 जो है सारे के सारे इस तरीके से बॉन्ड कर रहे होते हैं, ये इस तरीके से बॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल। तो यही क्यूबिक के अंदर आपको ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे कि ये सेंट्रल में आपके पास सेंटर में क्लोराइड आइन है और इसके सराउंड में 6 सोडियम आइंस है। तो ठीक है, ये वाला आप देख लें, ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है क्लोराइड आइन, और उसके बैक, फ्रंट, राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम पे सोडियम आइंस नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक ऑक्टाहेड्रल शेप भी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर है पुअर कंडक्टिविटी। अब बेसिकली इसका पुअर कंडक्टिविटी तो नाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलें हो गया। इसका सॉलिबिलिटी भी रख सकते थे, ठीक है, कि अगर हम क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल्स को सॉलिबलाइज करें तो उनकी स्ट्रक्चर रप्चर हो जाती है, ठीक है, वाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में जो है वो अपना शेप बरकरार रखते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने पुअर कंडक्टिविटी इस फैक्टर का नाम रखा हुआ है। अब क्या है, द आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ऑब्वियसली बात है, सॉलिड में जो है वो आइंस मूवेबल नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते, और शेप ऑफ द क्रिस्टल ऐसे ही रहती है, रिमेन्स एज सच। हाउएवर व्हेन द सॉल्वेंट इज एडेड टू द आयनिक सॉलिड, जब सॉल्वेंट डाल देंगे ऑब्वियसली बात है कि वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, आइंस जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस जो है वो ब्रोक हो जाएगा, और ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड द आयनिक सॉलिड इज चेंज इनटू कैटन एंड एनाइंस, यानी अब उसकी जो स्ट्रक्चर थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो अब चेंज हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ना, उसको अफेक्ट करता है टेम्परेचर। यानी आप एक प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी आप सोल्यूशन को अगर कूल डाउन कर लेंगे क्रिस्टल बनाने के लिए, तो वो प्रॉपर क्रिस्टल शेप नहीं आ सकेगी, ठीक है। अ परफेक्ट क्रिस्टल वुड रिक्वायर कूलिंग ऑफ द लिक्विड फेस एट अ वेरी स्लो रेट, ठीक है, एंड अलाउ आइंस और पार्टिकल्स टू फाइंड देयर प्रॉपर पोजिशंस इन द लैटिस। इस वजह से प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो उसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो ये सिंपल सा है, अगर आपने एक दफ़ा भी पढ़ा हो तो आप इन फैक्टर्स को अटेम्प्ट कर सकते थे पेपर में, ठीक है।
और लास्ट में हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ऑब्वियसली बात है कि अब जो हमारे पास क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसमें पॉइंट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर कैटाइन और एनाइन ने अपने आप को अरेंज करना है। और अगर इम्प्योरिटी आ गई है तो अब उस जगह पे तो इम्प्योरिटी का एटम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इफ़ देयर आर इम्प्योरिटीज़ इन द सोल्यूशन फ्रॉम विच द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इज टू बी कैरिड आउट, द रिजल्टिंग क्रिस्टल विल हैव डिफेक्ट्स, और इन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। The particles of impurities will fit into the holes of the crystal lattice, causing a defect in the crystal structure। और जैसा कि यहाँ पर हमारे पास है कि impure NaCl जो है उसका octahedral structure बन जाता है, ठीक है। मीन्स के वो जो हमारे पास प्लेनर से टॉप और बॉटम पे एटम्स हैं वो उन लैटिसेस को जो है वो इम्प्योरिटीज़ ऑक्यूपाई कर लेती हैं और वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HF। तो ये बहुत ही इजी है, आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की एग्जांपल नंबर 8.6 है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी सिंपल आपके पास जो है वो वीक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो दिया हुआ है, उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है और डबल हेडेड एरो के साथ इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी कंसनट्रेशन कितनी है 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर है। और अब इसमें से क्या करना है, हमने हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं कि कम्प्लीटली जो है वो डिसोसिएट हो जाए, और अगर ये 1 मोलर है तो ये हाइड्रोजन्स भी 1 मोलर ही बनेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें इसे प्रॉपर इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो लगा कर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो चेक करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पर इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर लिखना है इनिशियल कंसंट्रेशन। जब इनिशियल कंसंट्रेशन मोलर फॉर्म में है, ठीक है, और आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये 1 मोलर है और उस वक्त दोनों हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 0 होगी, ठीक है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये भी मोलर फॉर्म में ही आपने लिखना है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो हमारे पास अब ये चीज़ आपने लिखी है। देखें जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स में से कुछ ना कुछ कम होगा और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो ये x बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मोल्स होंगे ना उससे पता चलेगा कि 1x बनेगा 2x बनेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब हाइड्रोजन और फ्लोराइड आयन का 1 मोल है, इसलिए ये दोनों 1xx बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब प्रोडक्ट्स बनी है तो रिएक्टेंट्स में इससे भी कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, ठीक है। वो कितना कम हुआ है तो वो 1 - x, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 - x लिखना है या 2x लिखना है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी इस x के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1f है तो यहाँ पे आप x लगाएंगे, अगर 2f है तो यहाँ पे आप 2x लगाएंगे, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, कि a का जो है वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, के ए, ठीक है, वो क्या होता है आयंस, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाय 1 - x, ठीक है। अब के जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको दी हुई थी, दैट इज 7.2 × 10⁻⁴, ठीक है, x² और 1 - x। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में x है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम है क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है, ठीक है। तो बहुत ही कम जो है वो HF की यहाँ पर डिसोसिएशन हुई है, तो इट मीन्स कि x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। जब डिनोमिनेटर में यानी बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट हो तो उसको हम निगलेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है, ये मैथ्स का एक रूल है। और इसको हम x² -1 कंसिडर कर लेंगे और 7.2 × 10⁻⁴, ठीक है। इसको अब आप x दोनों साइड पे आप जो है वो ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं और आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है वही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 0.268, ठीक है। इसके पूरे क्वेश्चन को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो यही इसका आंसर है।
तो ये भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, ब्रीफली डिस्कस देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हालांकि बफर का एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखें यहाँ पर इन्होंने ये बहुत ही आप कह लें कि अनइम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछ लिया। अ बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन द पी ऑफ विच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ एसिड या बेस ऐड करें तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सच अ सोल्यूशन हैज़ अ पीएच कांस्टेंट पीएच विच डज नॉट चेंज ऑन कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक हो गया। अब इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक टेबल आपके पास बल्कि वो यूजेस या एप्लीकेशंस दी हुई हैं आपकी बुक में, नेशनल बुक फाउंडेशन में, और हर यूज़ जो है वो एक डिफरेंट रिस्पेक्टिव से है। जैसे इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर देखें, इन नेचर मैनी बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिपेंड अपॉन बफर एक्शन टू प्रिजर्व आ कांस्टेंट पीएच। अब ये एक टेबल आपको बनाना होगा कि ह्यूमन ब्लड की पीएच ये है, टीयर्स की, स्टमक, मिल्क, एग वाइट या प्रोटीन की है, ठीक है। अगर इसमें से जैसे अगर हम कहेंगे हमारे ब्लड की पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो हमें बीमारियां जो है वो डायग्नोज हो सकती हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा पानी पीने का कहा जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो भी आपकी वो न्यूट्रलाइज होके आ जाएगी अपनी रेंज में, और अगर बेसिक हो गई है तो भी वाटर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक इफेक्ट रखता है, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद करना था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मेंट बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इलिस्ट्रेट विद एन एग्जांपल दैट हाउ इट प्रिडिक्ट्स द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है आपके पास, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन मैकेनिज्म विच डिटरमिन्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है इसकी, आपने बार बार पढ़ा हुआ है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म में, क्योंकि मैकेनिज्म जो होता है ना वो 3-4 स्टेप्स का हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्टेंट्स इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म, ठीक है। यानी डायरेक्टली तो कोई एक रिएक्शन नहीं हो जाता ना, बहुत कम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक स्टेप में होते हैं। बाकी क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता यानी एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है, वो फर्दर आगे चेंज होती है और करते करते हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है। तो ये पूरा पाथ जो है उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। द रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इज़ अ वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अब आपने इस तरह से इक्वेशंस देखी होंगी, रेट इक्वेशंस जो लिखी होती हैं, ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू के, और आगे आपके पास इस तरह से कोई भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर्स लिखी होती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जो है हमें मैकेनिज्म का पता चलता है कि मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप में कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अ रिएक्शन में अकर इन अ सिंगल और मैनी स्टेप, ये भी हमें पता है। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू 2 और मोर स्टेप्स, वन ऑफ द स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। एंड the rate of the slowest step determines the overall rate of the reaction। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि किस तरीके से स्लोएस्ट स्टेप जो है हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देखिए अगर आपके पास 3-4 स्टेप हैं और एक स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, तो अगर इसमें ही 5 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट, ठीक है, ये बहुत जल्दी हो गया, 2 सेकेंड्स में हो गया, ये भी, तो इसका मतलब है कि इस पूरे रिएक्शन का टाइम किस स्टेप की वजह से लगा, इस थर्ड स्टेप की वजह से लगा, ठीक है। और यही जो थर्ड स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है, और इसी की वजह से रेट जो है वो कंट्रोल हो रहा है, या रेट के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई हो रही है, लिमिट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमिन्स द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज इट प्लेसेस द लिमिट ऑन द रेट एट विच द ओवरऑल रिएक्शन कैन अकर, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन जब आप बता देते हैं ना कि ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन या इसका स्लो स्टेप का ये टाइमिंग है, उससे जो है वो ज़्यादा नहीं प्रोसीड कर सकता। नो रिएक्शन कैन प्रोसीड स्लोअर दैन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से और ज़्यादा स्लो कोई और स्टेप नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, और उसी से ही हमें रेट का पता चलता है। ऑल अदर स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म आर जनरली फास्ट। तो ये सारी की सारी सिंपल ही बातें हैं, ठीक है, जो हमने स्लो स्टेप के बारे में बताई हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू उन्होंने कहा था कि हमें प्रूव करें, तो अब हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका ये रेट इक्वेशन आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये जो रेट इक्वेशन होती है ना
ये एक्सपेरिमेंटली लिखी जाती है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के कभी नहीं लिखी जाती। देखें इक्वेशन में तो रिएक्टेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है लेकिन रेट इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्टेप्स आएंगे उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इसका ये मतलब है। चलें अब इस ये रेट इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। सबसे पहले तो ये दे रही है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू NO2, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू CO, क्योंकि हमें रेट इक्वेशन में CO नज़र ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द रिएक्शन मस्ट प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है, हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हो गया है कि जो हमारे पास रेट इक्वेशन है और रिएक्टेंट्स ये आपस में मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब है एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब हम अगर इसका जो है वो लिखने की कोशिश करें मैकेनिज़्म, ठीक है, तो मैकेनिज़्म लिखेंगे तो देखें पहले मैकेनिज़्म जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो आपने इससे ही स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपने पहला स्टेप स्लो स्टेप लिखना है। स्लो स्टेप में आपने दो जो है वो NO2 के मॉलिक्यूल्स लिखने होंगे, ठीक है। अच्छा, इससे आप क्या बनाएंगे, वही प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें मैकेनिज़्म जो है वो लिखने का पता नहीं चलता, तो मैकेनिज़्म लिखना बड़ा इजी है। ये रेट इक्वेशन ही आपको बता रही होती है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है। रेट इक्वेशन जो कह रही है वो करें। रेट इक्वेशन कह रही है कि फर्स्ट स्टेप यानी स्लो स्टेप में 2NO2 लिख दें, आपने लिख लिया। अब आप कहेंगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट क्या बनानी है, तो प्रोडक्ट में या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। कार्बन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो रिएक्टेंट्स बनी है, तो इसका मतलब है एक NO आप बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो बच गया वो आप लिख दें। देखें अब आपके पास NO3 बच गया बाकी, ठीक हो क्या, NO3, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट तो आपकी बन गई है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको आप सेकेंड स्टेप में ले जाएं, ठीक है, और साथ सेकंड रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा दें, ठीक है, जो बच गया था। अब आपने सेकंड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, ठीक है, प्लस NO2 बन गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास जो कटिंग होती है वो अपोजिट साइड पे आप कटिंग करके काट दें, ठीक है, तो आपके पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम फुली जो है वो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब NO3 यहाँ पर इंटरमीडिएट है, ठीक है, जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ और दूसरे में कंज्यूम हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 11 से लेकर 15 जो है वो क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इनका PDF जो है वो आप easycam4u.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट 4th पार्ट में हम लास्ट 5 क्वेश्चन जो हैं सेक्शन B के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।